हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एक्सक्लूसिव एकेडमी में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल पर एजुकेशंस और एकेडमिक वीडियोस आते रहती हैं। और मैंने आपके लिए क्लास 12th ज्योग्राफी स्पेशली जो उसके सब्जेक्ट्स हैं या उसके जो टॉपिक्स हैं सारे वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। चैप्टर नंबर हम 4 तक देख चुके हैं, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। और यहाँ तक कि चैप्टर 5 का जो फर्स्ट पार्ट था वो भी मैंने वहाँ पर आपको अपलोड कर दिया यूट्यूब पर। हमारी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो चैप्टर के अंदर 5th में जो भी चीज़ें बची थी उसको मैंने सेकंड पार्ट में कन्वर्ट करके आज आपके लिए तैयार किया है। तो आपको ध्यान समझना है, उसमें काफ़ी चीज़ें बेसिकली और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि उसमें कृषि और पशुपालन के काफ़ी सारे प्रकार हैं, वो हमें पढ़ने पड़ेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में आते रहते हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो वो कि बहुत ही आसान और बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। आपने सुना भी होगा पहले कि डेयरी कृषि क्या होती है। सुना आप लोगों ने शायद नाम, डेयरी कृषि क्या है। डेयरी अपने आसपास देखा होगा, दूध वगैरह की डेयरी होती हैं। मदर डेयरी भी एक तरीके का है, समझ सकते हैं आप। बट यहाँ पर कृषि करनी, देखिए कृषि क्या है कि आप सोचेंगे कि दूध उगाते हैं क्या, क्योंकि कृषि मतलब तो कहीं उगाना ही होता है ना, कहीं यहाँ दिमाग में चलता है भाई कृषि मतलब उगा करके उसका उत्पादन करा, दैट इज कॉल्ड कृषि। बट यहाँ पर डेयरी कृषि का मतलब उगाने से नहीं है। यहाँ पर डेयरी कृषि का मतलब है कि इसमें पशुओं को पाला जाता है। जैसे कि मतलब जो पशु दूध देने वाले होते हैं उनको पाला जाता है, उनकी व्यवस्था करी जाती है, उनको सही तरीके से मैनेजमेंट करके रखा जाता है और उसके बाद उनसे दूध प्राप्त किया जाता है और उसको फिर हम आज के जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर उसको सप्लाई करते हैं। डेट इज़ कॉल्ड डेयरी कृषि। बट आपको लिखना किस तरीके से है, तो आपके सामने मैंने यहाँ लिख रखा है कि जैसे कि नाम से पता लगता है कि दूध से उत्पादन संबंधित होने वाली है, और इस तरह की कृषि में पशुओं की पालन करके उनको दूध प्राप्त किया जाता है, और इससे इसका नाम डेयरी कृषि पड़ गया है। समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए सिंपल एकदम, पशुओं को पाला, उसके बाद उनसे दूध प्राप्त किया और उसको बेच दिया। सिंपल सी डेयरी कृषि हो गई हमारी। ठीक है, लिखना आपको जिस तरीके से मैंने लिख रखा है आपको उसी फॉर्मेट में लिखना है। ज़्यादा बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिख दिया मैंने, आपको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद अगर हम देखें श्रम क्या होता है। श्रम आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था पिछली वीडियो में, जब हम पढ़ रहे थे आदिकाल निर्वाह कृषि, तो वहाँ पर श्रम का आया था। श्रम मेरे समझते हैं आप लोग, श्रम मतलब मजदूर जो होते हैं। तो मजदूर इसके अंदर जो श्रमिक होते हैं उनकी आवश्यकता होती है नहीं होती वो समझना है। तो देखिए जब डेयरी कृषि के अंदर हमें पशु मिलेंगे, पशुओं की देखभाल करने के लिए तो भाई मज़दूर चाहिए ही होंगे। उनको ठीक से रखने के लिए, उनके खाना वाना देने के लिए, मतलब उनकी व्यवस्था ठीक प्रकार से करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता बहुत होगी। तो इसीलिए इसमें श्रमिक चाहिए होते हैं, क्योंकि देखिए इसमें श्रमिक दो चार नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में श्रमिक आवश्यकता होती है। क्योंकि जिस तरीके से पशु ज़्यादा होते हैं तो उनके लिए, उनको पालने के लिए, उनको ठीक प्रकार से रखने के लिए श्रमिक की आवश्यकता ज़्यादा होती है। नंबर 3 हमारा आता है पूंजी। देखिए सिंपल सी बात है, जब श्रमिक ज़्यादा होंगे, पशु ज़्यादा होंगे, तो फिर पूंजी भी ज़्यादा होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि देखिए अब जो श्रमिक काम कर रहे हैं पहले तो उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद जो पशु हमारे पास हैं, जो हमारा एसिड्स हैं कह सकते हैं उनको हम, पशु हमारे जो हैं कैपिटल हमारा है, उन सब चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, समय समय पर उनकी देखभाल करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात डेली का खर्चा है चारे का, वो सब चीज़ें हमें इंक्लूड आती हैं पूंजी के अंदर। तो उन सभी का ध्यान रखने के लिए पूंजी एक वर्ड आ गया है कि सारा का सारा जो पैसा है वो उसको हम पूंजी कह सकते हैं, जो भी हमारा खर्चा हो रहा है। तो उस पूंजी की बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है डेयरी कृषि के अंदर। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप डेयरी कृषि नहीं कर सकते, सिंपल सी बात में आप समझ सकते हैं। पैसा भी चाहिए और एरिया भी चाहिए, पशुओं को रखेंगे कहाँ। खैर अब देखते हैं पशुओं के प्रकार क्या हो सकते हैं। तो जैसे कि पशु आप देखते भी होंगे, ऊँट होता है, बकरी है, भेड़ है, कुकुर है, जिसे हम कुत्ता भी कहते हैं, सूअर है। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या करती हैं, पशुओं के प्रकार में आती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें मिल जाती हैं किसी भी डेयरी कृषि के अंदर आपको। तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर से मिल जाती है। इसके अंदर हमारा भैंस भी ऐड कर सकते हैं आप लोग, हमारा गायें भी होती है। ये सब पशुओं के प्रकार है। बट मैं आपको बता दूं कि जो बाहर की जो कंट्री हैं वहाँ पर इतना गाय और भैंस का दूध इतना इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए मैंने यहाँ पर उनका मेंशन नहीं किया है। क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर हमारी, जो हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो वर्ल्ड की बुक है, तो इसमें हम इंडिया का जिक्र नहीं करेंगे। आप लोग सोचेंगे कि इंडिया में कहाँ मिल रहा है इस तरीके का दूध, इनका जानवरों को कहाँ मिलता है। बट जो बाहर की जो कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री में, यहाँ इस तरीके से जो ज़्यादा मिलता है इन चीज़ों का, और बाकी का जो हमारे पास है गाय भैंस, इनका दूध ज़्यादा वहाँ पर उपयोग में नहीं आता। थोड़ा बहुत काऊ मिल्क मिलता है बट इतना फेमस नहीं है। ज़्यादातर वहाँ पर आप देख सकते हैं तो भेड़ का और हमारा जो पिग है इसका ज़्यादा वहाँ पर मिलता है देखने को। तो ये हमारे पशु जो वहाँ पर पाले जाते हैं उनके प्रकार हैं। उसके बाद देख सकते हैं जो मैंने बताया कौन कौन सी कंट्री जहाँ पर ये डेयरी कृषि ज़्यादा की जाती है। तो हमारा एक तो हो गया उत्तर पश्चिमी यूरोप, ठीक है, यूरोप का जो उत्तर पश्चिमी भाग है ना। दूसरा हमारे कनाडा,
पता ही आप लोगों को उत्तरी अमेरिका का जो ऊपरी सबसे बड़ा देश हमारे कनाडा आता है। उसके बाद न्यूजीलैंड, सबसे ज़्यादा न्यूजीलैंड में कृषि की जाती है, डेयरी कृषि आपको याद रखना, नंबर फर्स्ट पे आना चाहिए बड़े वाला। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यू तस्मानिया। तो ये सब चीज़ें हमारी ऐसे देश हैं जहाँ पर डेयरी कृषि सबसे ज़्यादा की जाती है पूरे वर्ल्ड में। तो इस तरीके से हम डेयरी कृषि को समझ सकते हैं। इसमें कुछ उगा नहीं रहे बट हम यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, इसमें हमने किसी दूसरी चीज़ का सहारा नहीं लिया, इसमें हमने कोई उद्योग नहीं लगाया, इसीलिए ये प्राथमिक क्रियाकलाप में आ रहा है। आप समझ रहे हैं बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्राथमिक क्रियाकलाप आप लोगों को पता होगा कि जिसके अंदर मानव ने किसी भी तरीके का उद्योग, मशीन या फिर कह सकते हैं कि बड़े बड़े यंत्रों का प्रयोग नहीं किया, वही हमारा प्राथमिक क्रियाकलापों के अंदर आता है। ठीक है, इसमें हमारा जो जानवर वगैरह उनका इस्तेमाल करके उनसे पैसे कमाए जाते हैं, वो सब प्राथमिक क्रियाकलाप में, इसीलिए इसके अंदर हम समझ सकते हैं कि डेयरी कृषि के अंदर आता है। तो मैं होप करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और अगर ना आया हो तो एक बार आप दोबारा देख लीजिए वीडियो को, और अगर तब भी ना आया तो फिर आप उससे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपको वैसे भी इसकी शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको समझा दूँ जो आपको टॉपिक समझ में ना आया हो। खैर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोपण कृषि क्या होती है? आपने ये भी सुना होगा कि बार रोपण कृषि क्या है। देखिए, रोपण कृषि डेयरी कृषि से काफ़ी अलग है। ये क्या थी, मैं आपको बता दूं। रोपण कृषि एक, रोपण जो नाम पड़ा है इसका, रोपण मतलब एक गर्म स्थान की तरह समझ सकते हैं, यानी कि एक शुष्क भूमि, गर्म स्थान, बड़े बड़े इलाकों में करे जाने वाली कृषि को रोपण कृषि कहा करते थे। ठीक है, इसमें बेसिकली बड़े बड़े बागान होते हैं, और इस कृषि को शुरुआत जो दिलाई, स्टार्टिंग जो होती है हमारे ब्रिटेन, अमेरिका, जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट थे या बड़े बड़े कंट्रीज़ पावर थी पहले के टाइम पे, अराउंड 16 सेंचुरी, उस वक्त की बात है। तो उस समय स्टार्ट हो गई थी है 16-17 सेंचुरी में। तो उन देशों ने जिनके ऊपर भी अपना कब्जा करा, तो जो देश उनके उपनिवेश बन गए, गुलाम बन गए, तो गुलामी देशों के ऊपर करके वहीं के लोगों से कृषि करवाया करते थे ये लोग, उसी को रोपण कृषि कहा गया। देखिए, कृषि तो बहुत तरीके की हो सकती थी। आप अगर कहेंगे कि सब जितने भी लोग वहाँ पर खेती करते थे, क्या सब रोपण कृषि थी? नहीं, सब रोपण कृषि नहीं थी, क्योंकि वो लोग तो नील की खेती भी कराते थे, गेहूँ भी उगवाते थे, काफ़ी तरह की खेती कराते थे। बट बेसिकली जो इसका मतलब है कि वो बड़े बड़े क्षेत्रों में, बड़े बड़े बागानों में, और मजदूर जो कि उनके गुलाम हैं, उनके द्वारा की जाने वाली कृषि को रोपण कृषि कहा जाता है, सिंपल भाषा में अगर आप समझें। तो इस तरह की कृषि के अंदर आप लोग समझ सकते हैं कि अगर बहुत बड़ा एरिया है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रमिक की आवश्यकता पड़ने वाली है। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास ज़्यादा एरिया तो आपके पास ज़्यादा मजदूर चाहिए होंगे। तो रोपण कृषि में श्रम की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े क्षेत्र पर कृषि की जाती है और श्रम भी अधिक चाहिए होता है, इसीलिए इसमें हमें श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और जब आपको श्रमिक ज़्यादा हैं, ठीक है, तो साथ साथ एरिया भी ज़्यादा है, तो उसमें उत्पादन भी ज़्यादा होगा। तो उत्पादन ज़्यादा करने के लिए या औज़ारों के लिए, ठीक है, तो उसके लिए हमें पूंजी भी चाहिए होती थी। बट मैं आपको बता दूं, जो वहाँ के श्रमिक थे उनको तो भाई क्या मिलेगा, उनको तो बहुत छोटी छोटी सैलरी भी नहीं, बहुत ही कम पैसा दिया करते थे, या पैसा भी जितना उस टाइम पे चलता नहीं था। तो उस समय पर जो श्रम था, यानी कि जो मज़दूर लोग थे, उनको क्या करते थे कि सिर्फ कुछ ही मात्रा में गेहूँ दे दिए, मतलब जो उन्होंने उगाया ना पूरा खेत में, उसका कुछ परसेंट उठा करके किसानों में बांट दिया, बाकी सारा का सारा अपने अंडर में कर लिया। तो जो उस समय की पूंजी होती थी वो हमारा क्या सिर्फ था, बीज के लिए थोड़ा बहुत चाहिए, औजारों के लिए चाहिए, बाकी और इतनी पूंजी की ज़रूरत नहीं होती थी। क्योंकि आप लोगों को पता है भाई, श्रम को देना नहीं है, किसी हमारा जो वर्कर है उनको देना नहीं है, क्योंकि वर्कर तो हमारे अंडर में आते हैं, हमारे गुलाम हैं, तो उनको क्या मिलेगा। इसीलिए रोपण कृषि के अंदर पूंजी की आवश्यकता होती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ औजार और बीज के लिए। ठीक है, अगला हमारा आता है खेत का आकार। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया, बड़ा बड़ा खेत का आकार होता है, और जो इसके अंदर ज़्यादातर जो कृषि की जाती थी वो हमारी, उसमें जो फसलों के प्रकार आप समझ सकते हो, तो वो उसमें फसलें कौन कौन सी थी। तो फसलें थी हमारे इसके अंदर, हमारा गन्ना था, कपास था, ठीक है, कपास, गन्ना, और उसके बाद हमारा, और मतलब इसी तरह की हमारी फसलें आती थी, बाजरा भी कह सकते हैं आप लोग। तो ये सब, केले की फसल भी इसी के अंदर आती थी, ठीक है, केला। तो ये सब फसलें हमारी किसके अंदर कराई जाती थी, रोपण कृषि के अंतर्गत आती हैं। और उसके बाद हमारा आता है लास्ट में मुख्य क्षेत्र, जो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर आएगा, तो ये भारत के अंदर भी काफ़ी कराई जाती थी, अफ्रीका के अंदर भी कराई जाती थी, और हमारा मध्य पूर्व जो अमेरिका है, अगर आप देखें तो मध्य पूर्व जो हमारा पड़ता है, वो आप मैक्सिको के साइड में जो जगह पड़ती है, जैसे हम देखते हैं क्यूबा है हमारा,
जिसको हम लोग एक नाम से भी जानते हैं, उसके आसपास के जो द्वीप हैं, वेस्ट इंडीज हम जिसे कहते हैं, तो उन सभी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रोपण कृषि कराई जाती थी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत ही आसान कृषि थी। चलते हैं अगली कोई कृषि की तरफ। भूमध्य सागरीय कृषि, देखिए ये भी एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। भूमध्य सागरीय कृषि ये क्या होती है, देखिए नाम से पता लग रहा है आपको, भूमध्य सागर यानी कि जो हमारा भूमध्य रेखा के पास का जो इलाका है, यानी कि जो वहाँ पर सागर पड़ेगा उसे हम भूमध्य सागर कहते हैं। अब उस इलाके में जो खेती होगी उसे हम कहेंगे भूमध्य सागरीय कृषि। बिल्कुल सिंपल भाषा में, देखिए भूमध्य रेखा, उसके पास जो सागर है, नाम सुना भी होगा आप लोगों ने, एक सागर पड़ता है यूरोप के नीचे और अफ्रीका के ऊपर जो एक सागर पड़ता है, इसको हम भूमध्य सागर भी कहते हैं और उसको इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेरियन सी। तो उस इलाके में जो भी खेती होती है वो हमारे भूमध्य सागरीय खेती होती है। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर कोई गेहूँ चावल की खेती नहीं होती है। अभी देखते हैं किसी से खेती होती है फिर। तो भूमध्य सागरीय कृषि के अंदर खट्टे फलों की, देखिए खट्टे फल जो होते हैं हमारे, जैसे कि अंगूर हो गया, अंजीर, तो मतलब इस तरीके के जो हमारे फल होते हैं उन सभी फलों की खेती होती है। ठीक है, उससे क्या होता है, जो भी हमारे खट्टे फलों की खेती करने के बाद वो चीज़ें बेची नहीं जाती वहाँ पर। खट्टे फल की खेती करके आप समझ रहे होंगे कि भाई अंगूर वगैरह वहीं से आते हैं, जी नहीं, वहाँ से अंगूर वगैरह नहीं आते। वो इतने अंगूर उगाते हैं कि जिससे कि उनके लिए मदिरा बन जाए। जानते होंगे मदिरा क्या होती है, शराब बन जाए, ताकि वो और इलाकों में उसको एक्सपोर्ट कर सकें। तो भूमध्य सागरीय कृषि विशेषतः सूखी भूमि पर ज़्यादा होती है और इसमें गर्मी के मौसम में जैतून की खेती होती है और अंजीर की खेती भी होती है। खाली खट्टे फलों की भी नहीं, तो जैतून आप देखते होंगे, जैतून जिससे तेल बनता है, अंजीर का जो काफ़ी पावरफुल होती है खाने में। तो ये सब चीज़ें भूमध्य सागरीय कृषि के अंदर ही आती हैं। और ठंड के मौसम में जो यहाँ की कृषि है वो क्या करती है, वो जो फसल उगाई थी गर्मियों में खट्टे फलों की, उसको पहले काफ़ी टाइम तक उसको सड़ा लेते हैं उन फलों को। उसके बाद जब वो बहुत ही ज़्यादा सड़ने के बाद उसका टेस्ट एकदम कह सकते हैं कि ख़राब हो जाता है, तो वो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है वो टेस्ट। तो उसके लिए वो उसमें अल्कोहल मिला करके उसको क्या बना देते हैं, उसकी मदिरा बना देते हैं। और जब वो मदिरा बन जाती है तो वो अमेरिका, यूरोप, मैं कह सकता हूँ एंटायर वर्ल्ड में पूरी की पूरी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहीं से पूरे की सप्लाई होती है। फिर क्या होता है, जिस देश में जाती है वो अपने टैग लगा करके उसको बेचते हैं। ठीक है, तो मदिरा क्षेत्रों की पूर्ति करती है कौन, भूमध्य सागरों की। अगर जो हम समझने वाली जो कृषि है वो इसी के लिए का ज़्यादातर काम में आती है। तो समझ में आ गया आप लोगों कि भाई किस काम में आती है भूमध्य सागरीय कृषि। खट्टे फलों की खेती होती है गर्मियों में, फिर वो उसको सड़ाया जाता है काफ़ी महीनों तक। उसके बाद जब वो सड़ जाती है प्रेशर के बहुत उस पर, ऐसा नहीं कि वो रख दी सड़ गया, उसको बिल्कुल गला देते हैं। मतलब काफ़ी प्रेशर और दाब के बाद उसको गलाने के बाद जो उसका लिक्विड निकलता है, उसका जो, उससे कहीं जा कर के फिर उसमें हम लोग मदिरा बनाते हैं और उससे फिर पूरे के पूरे यूरोप अमेरिका में उसकी सप्लाई करी जाती है। और बाकी जो साथ साथ गर्मी के मौसम में ही जैतून, अंजीर की खेती भी होती है। और फिर अगर हम देखें तो इसमें मुख्यतः दक्षिण यूरोप में, उत्तरी अफ्रीका, कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में करी जाती है। मतलब इतने एरियो में ये कृषि होती है, देख सकते हैं आप लोग। दक्षिण यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के बीच में बताना आप लोगों को एक समुद्र पड़ता है ऐसे करके। तो उसके ऊपर हो गया, देखो ऐसा समझिए आप लोग, मान लीजिए ये हमारा भूमध्य सागर है, ठीक है, इसके ऊपर हमारा यूरोप है, इसके नीचे हमारा अफ्रीका है। तो इस इलाके में ये सब पड़ता है हमारा भूमध्य सागर। तो यानी कि इस इलाके में जो उसके आसपास ही यहाँ पर दक्षिण यूरोप के कुछ देश, अफ्रीका के ऊपर के देश, ये सब इसकी खेती करते हैं। और साथ साथ अगर हम देखें तो अमेरिका का जो पड़ता है, ये दक्षिण अमेरिका में कैलिफोर्निया हो गया, चिली हो गया, ये सब देश हमारे इसको ज़्यादा करते हैं क्योंकि देखिए इसमें बहुत प्रॉफिट होता है ना। बाकी इसके बारे में इतना पढ़ना ही ठीक होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिश्रित कृषि क्या है, आप लोगों को दिख रहा है कि भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मिश्रित कृषि क्या होती है। आप लोगों ने नाम सुना है पहले, मिश्रित कृषि क्या होती है। देखिए बहुत तरह की कृषि सुन लिया हम लोगों ने, क्लास 12th में काफ़ी ज़्यादा कृषियाँ देखने को मिलेंगी। ये चैप्टर बहुत भरा पड़ा कृषियों से। अब मिश्रित कृषि क्या होती है, मिश्रित कृषि एक ऐसी कृषि जिसमें कि दो तरीके की, कह सकते हैं कि दो तरीके से काम करा जाता है। एक तो जिसमें हमारा पशुपालन भी हो रहा है और खेती भी हो रही है। मतलब कह सकते हैं कि कृषि प्लस पशुपालन, ठीक है, दोनों चीज़ें हम कर रहे हैं, कृषि प्लस हमारा पशुपालन, दोनों से एक साथ काम कर रहे हैं, तो वो हमारा मिश्रित कृषि आ गया। मतलब समझिए इस तरीके से कि मेरा बहुत बड़ा एक फार्म हाउस है, मैं उसमें खेती करता हूँ और उसके बराबर जगह कुछ खाली पड़ी है तो मैंने वहाँ पर अपने पशु पाल लिए। ठीक है,
वो हमारी निश्चित कृषि में आएगी। बट ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो मैं खेती कर रहा हूँ ना, वो मैं खेती बेचने के लिए नहीं कर रहा हूँ, वो मैं खेती कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने पशुओं के लिए। मतलब समझ में आ रही है बात? समझिए इस तरीके से कि मैंने जो खेती करी, उस खेती का मैं क्या करूँगा, उस खेती में मैं गेहूँ वगैरह तो उगाऊंगा नहीं, मैं उस खेती में वो उगाऊंगा जो मेरे पशु खा सकें। यानी कि समझिए इस तरीके से कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरा फोकस पशु पे है ज़्यादा। किस पे है? पशुपालन पे मेरा ज़्यादा महत्व है, ज़्यादा फोकस है। अब उनके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जगह फालतू पड़ी है, तो मैं उनके चारे के लिए कृषि कर लेता हूँ, ताकि मैं उनका भरण पोषण अपने पास से कर सकूँ, बिना किसी मिलावट के अपने पशुओं को ठीक खाना पहुँचा सकूँ। और सिंपल सी भाषा में अगर समझें तो मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करने से भी बचूँ, अगर मेरे पास जगह है तो। तभी संभव है ये, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं आप, जगह बहुत चाहिए होगी इसके लिए। तो मिश्रित कृषि में बेसिकली दोनों काम करते हैं, कृषि भी करते हैं और पशुपालन भी करते हैं। लेकिन पशुपालन मेन है, कृषि ऑप्शनल है। कृषि तब करते हैं तब हमें अपने पशुओं को खिलाने के लिए, सिर्फ उनके चारे के लिए, ना कि उसको हम बेचने के लिए करते हैं। समझ में आ रही है बात आप लोगों के? बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। उसके बाद आप देखिए, दो काम कर रहे हैं तो श्रम की आवश्यकता तो भाई पड़नी ही पड़नी होगी, और बहुत मात्रा में श्रम चाहिए होगा, क्योंकि पहले तो पशुओं को भी देखो, उसके बाद साथ साथ कृषि के अंदर भी चाहिए होगा, और जो पशुपालन है उसके लिए ठीक तरीके से उनकी मरम्मत करने के लिए जो जो छप्पर वगैरह डालते हैं, टेंट वगैरह करने के लिए, उन सभी के लिए हमें श्रमिक चाहिए। अब देखिए, श्रमिक चाहिए ज़्यादा, दो काम भी कर रहे हैं, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, ऊपर से पशुओं को भी देख रहे हैं, तो जब श्रम ज़्यादा चाहिए, सब कुछ ज़्यादा चाहिए, तो भाई देखिए पूंजी तो आपको चाहिए ही चाहिए होगी, क्योंकि देखिए पूंजी आपको पता है, अगर पूंजी नहीं होगी तो फिर कुछ काम होने वाला भी नहीं है। तो मिश्रित कृषि कृषि में पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि इसमें कार्य भार को और लागत को दोनों ही अधिक हैं, दोनों ही चीज़ें क्या हैं? अधिक हैं। तो इसलिए पूंजी ज़्यादा चाहिए होती है, मतलब पैसा ज़्यादा चाहिए। उसके बाद वैज्ञानिक विधि। अब इसमें ये वाला पॉइंट जुड़ गया, आप लोगों ने सुना होगा, ये वाला पॉइंट तो पहली बार आ गया भाई। तो वैज्ञानिक विधि क्या होती है? यानी कि जो भी काम करा जा रहा है उसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक अच्छा मॉडर्न या साइंटिफिक उसमें ऐड कर दी जाए चीज़ें। जैसे कि आप देख सकते हैं, मिश्रित कृषि में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है। यानी कि इसमें आपने देखा होगा कि जो भी दूध होता है, मतलब जो न्यूजीलैंड वगैरह में तो ये काम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, कि जो भी बड़े बड़े कह सकते हैं कि बड़े बड़े फॉर्म होते हैं, बड़े बड़े जो फार्म होते हैं जहाँ पर बहुत सारे पशुओं को एक साथ रखा जाता है, उसके अंदर उनको दूध निकालने के लिए मशीनें अलग होती हैं। उसके बाद उनको फ़िल्टर करने की मशीन अलग होती हैं, फिर उसको पैक करने के लिए मशीन अलग होती हैं। मतलब आपको मशीनें चाहिए होती हैं, तो इसीलिए मिश्रित कृषि के अंदर हम मशीनों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने वैज्ञानिक विधि को लगा दिया इसमें। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा विज्ञान भी जुड़ गया है। तो मिश्रित कृषि बाकी और कृषियों से काफ़ी ज़्यादा आगे है। इसमें हम लोग मॉडर्नाइजेशन और टेक्निकल चीज़ें इसमें ज़्यादा जोड़ते हैं, जिस वजह से जो मिश्रित कृषि है वो काफ़ी ज़्यादा आगे मात्रा में चलती है। और उसके बाद हमारा अगला आता है मुख्य क्षेत्र क्या होते हैं। तो मुख्य क्षेत्र मतलब इसका मतलब है कि भाई कहाँ कहाँ पर ये हमारी कृषि ज़्यादा होती है। उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, न्यूजीलैंड के अंदर, यूरेशिया का कुछ भाग, और इन क्षेत्रों में, और हमारा ऑस्ट्रेलिया, इन क्षेत्रों में ज़्यादा मात्रा में मिश्रित कृषि की जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारा है कि, तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में क्या अंतर है। देखिए, दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों एक दूसरे के थोड़ा सा अपोजिट हैं। समझना है कि देखिए, चलवासी जो हमारा समझते हैं पहले होता क्या है ये। देखिए, आप लोगों ने कभी कहीं पर अज्यूम करा है कि चलवासी होता क्या है, चलवासी का मतलब क्या है? कभी सोचा है आप लोगों ने? नहीं सोचा होगा। देखिए, चलवासी का मतलब है कि जैसे कि लोग चलते फिरते रहते हैं, चलवासी बोलते हैं उनको। कोई आवास उनका कहीं होता नहीं है, उनका चलना फिरना ही काम रहता है, वो इलाके भी यहाँ रुक गए, आजकल वहाँ रुक गए, तो वही चलवासी होते हैं बेसिकली। अब उन चलवासियों का क्या करते हैं, वो लोग अपने पशुओं का चारण करते हैं, यानी कि चलते फिरते अपने पशुओं को चराते हैं, उन्हें हम चलवासी पशुचारण कहते हैं। यानी कि वो चारावाह जो अपने पशुओं को बिना किसी प्रतिबंध, यानी कि बिना किसी रुकावट के संसार के अलग अलग क्षेत्रों में चराते हैं, दैट इज कॉल्ड चलवासी पशु चारक। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं मैं, तो होता क्या है, ये बहुत ही सिंपल भाषा में समझ सकते हैं हम लोग। जो पशुचारक अपने पशुओं को बिना किसी
दिक्कत हो गई, बिना किसी प्रतिबंध के पूरे संसार में घुमाते फिराते रहते हैं, कोई इनका आवास नहीं होता, एक पर्टिकुलर जगह नहीं होती, उसी को हम लोग चलवासी पशुचारण कहते हैं, सिंपल सी भाषा में। और इसमें देखिए शर्म की आवश्यकता तो होती ही नहीं है, क्योंकि भाई जो इसका खुद का जानवर है वो चलाता फिराता रहेगा, उसमें कोई शर्म की आवश्यकता नहीं होती। पूंजी पूंजी की ज़रूरत भी नहीं है भाई, ना तो हमें उसके रहने के लिए कोई जगह चाहिए, ना उनको रखने के लिए, ना उनकी खिलाने पिलाने के लिए। बस क्या है, जो रास्ते मिल गया वो खा लिया, तो इसलिए ना पूंजी चाहिए ना शर्म चाहिए। पशुओं के प्रकार क्या होते हैं, ऊँट होता है, मवेशी जो जंगली जानवर होते हैं थोड़े से वो पकड़ लिए, और बाकी आपको दिख रहा होगा सुअर हो गया, कुत्ते हो गए, ये सब चीज़ें हमारे चलवासी पशुचारण के अंदर में आते हैं। और मुख्य क्षेत्र कहाँ भाई, देखिए कहाँ पर ये लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, ये एक तरीके के देखिए काम है लोगों का, ये भी एक पशुओं को चराने का, उनको बेचते भी हैं, उनसे दूध प्राप्त करके अपना भी गुजारा करते हैं। बहुत सिंपल भाषा में समझ सकते हैं हम लोग। कहाँ कहाँ होता है, मंगोल के अंदर होता है, अरब प्रायद्वीप के अंदर होता है, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, मेडागास्कर, इन सब इलाकों में हमारा जलवासी पशुचारण का ये जो प्रोसेस है ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। समझ सकते हैं आप लोग, बिल्कुल आसान समझाया मैंने आप लोगों को। भाई जो अपने जानवरों को चलते फिरते चराते रहते हैं, साथ में पकड़ लिया भाई आज इस पहाड़ पे तो कभी उस इलाके में, कभी कुछ इलाके में, ये काम करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा इसका जो अपोजिट है वो क्या है, वाणिज्य पशुधन पालन। ये देखें, ये तो एक अच्छी चीज़ है। ये क्या करते हैं, ये पुराना काम था बट इसको मॉडर्न कर दिया गया इस तरीके से। देखिए काम इसके अंदर भी क्या हो रहा है, पशुपालन ही हो रहा है, इसके अंदर भी यही हो रहा था, दोनों में है, बट दोनों में फ़र्क देखते हैं क्या है। तो वाणिज्य पशुधन पालन जो, इसमें बड़े बड़े फॉर्म आते हैं और वहाँ अनेक प्रकार के पशुओं को पाला जाता है और उनको मांस और दूध के लिए पाला गया है। तो क्या मतलब है उनका, यहाँ पर हमने सिर्फ उनको क्या करते हैं, नॉर्मल सी चीज़ें, फार्म वार्म कुछ नहीं रहते इसमें, हम यहाँ पर हम फार्म का उपयोग करते हैं, फार्म बनाते हैं, उसमें बहुत तरह के जानवरों को रखते हैं जिससे कि हम लोग उनका दूध और उनको मांस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद श्रम, भाई देखिए यहाँ पर अब हम फार्म इस्तेमाल कर रहे हैं, जगह एक सेपरेट जगह ले रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमें उनको देखभाल करने के लिए, उस इलाके को चलाने के लिए हमें श्रमिक चाहिए होंगे, एम्प्लॉय चाहिए होंगे, तो वो लेंगे हम। जब एम्प्लॉय लेंगे, जगह लेंगे, तो फिर हमें पूंजी भी चाहिए होगी, पैसा भी चाहिए होगा। और उसके बाद जो हमारे अलग हैं, मतलब थोड़े से पशुओं के प्रकार क्या हैं, भेड़ हो गया, ऊँट हो गया, बकरी हो गई, सुअर, मुर्गी, ये सब चीज़ें हमारे वाणिज्य पशुधन पालन के अंदर आते हैं। और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, अमेरिका, इन इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। बिल्कुल सिंपल था, बस इसके अंदर हम लोग जो हमारा पहला वाला था, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पशुओं को लेके खुद टहलते हैं, लेकिन हम दूसरे वाले में एक प्रॉपर जगह बना लेते हैं जहाँ पर हम अपने पशुओं को रखेंगे, जहाँ पर हम अपने पशुओं को एक जगह अलग तरीके से बना के रख ली कि हाँ भाई ये जगह सिर्फ इन्हीं के लिए है, तो उसके लिए काम में आती है। समझ में आ गया आप लोगों के। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो भी इसी की तरह होगा। तो ये रहा हमारा लास्ट होगा आज का ये क्वेश्चन, कि संगठन के आधार पर कृषि का वर्गीकरण। देखिए संगठन क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, संगठन का मतलब इकट्ठा होना होता है। तो संगठन के आधार पर कृषि का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, तो हमने दो भागों में बांट दिया कृषि को, जब सामूहिक और दूसरा हमारा सहकारी कृषि। दो तरह की कृषि होती है, सामूहिक कृषि और सहकारी कृषि। जो लोग क्या करते हैं, इकट्ठा होकर कृषि करते हैं, ठीक है। समझना क्या है, दोनों में छोटा सा कॉमन है, पहला छोटा सा फर्क है। सहकारी कृषि में जो हमारी कृषि सहकारी है, इसमें लोगों द्वारा संगठन बनाया जाता है। किसके द्वारा, लोग संगठन बनाते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति जो संगठन में है उसे अपनी क्षमता के अनुसार संसाधन इकट्ठा करने होते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, बीज हो, या फिर कुछ भी नहीं तो आप मजदूरी कर दीजिए खाली। तो मतलब क्या है कि लोगों ने ग्रुप बनाया कि हम 5-6 लोग हैं, 10-15 लोग हैं, इकट्ठा हो गए कि हम एक काम करते हैं, अपने अपने खेतों को जोड़ लेते हैं, बाउंड्री हटा देंगे आपस की। हमने खेत जोड़ लिया अपना, और खेत जोड़ने के बाद जितने भी लोग हैं उन सबको काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिएगा कि भाई आपको ट्रैक्टर, आपके पास है तो आप ट्रैक्टर लेकर आ जाइए, आपके पास पैसे हैं तो आप बीज ले आइए, आपके पास ये काम है तो आप वो कर दीजिए, जिसके पास कुछ नहीं है वो सिर्फ एक काम करे, फिर भाई यहाँ पर आके डेली मजदूरी करें, सिंपल भाषा में। तो अब जितना बंदों ने लगाया होगा, देखिए जिसकी ज़मीन ज़्यादा बड़ी थी या जिसका ट्रैक्टर था, तो उन ज़्यादा लोगों को ज़्यादा परसेंटेज पैसा मिलेगा, यानी कि जितना आपने लगाया उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, जितने आपको कंट्रीब्यूशन उतने आपको पैसे मिलेंगे, सिंपल भाषा में अगर आप समझे तो। और उसके बाद इसमें एक चीज़ और आती है कि सहकारी कृषि में सरकार क्या करती है, एक संस्था बना देती है। मतलब सरकार ने क्या करा, एक आपके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन चला दिया कि आप एक काम कर सकते हैं, आपने जो ग्रुप बनाया इसमें कभी लड़ाई ना हो, ठीक है, इसमें कभी आगे चल के लड़ाई ना हो,
तो इसीलिए एक ऐसी संस्था, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना देती सरकार, हमें देती है कि आप क्या करें, इन लोगों को गाइड करें, नए नए तरीके बताएं कि किस तरीके से कृषि को बड़ा कर सकते हैं, या सभी जितने भी लोगों ने कितना पैसा लगाया उनके पैसों के हिसाब से उनको, जो उन्होंने जितना भी मतलब पैसा लगाया, जितना काम करा, उसके हिसाब से उनको लास्ट में भुगतान किया जाए। भुगतान समझ रहे हैं, उनको उनकी सैलरी दी जाए उसके हिसाब से जितना उन्होंने काम किया। ठीक है, तो इसे हम सहकारी कृषि कहते हैं, जिसमें सरकार एक क्या करती है, एक अपना अलग से संस्था बना के देती है कि भाई इनके बीच में कोई लड़ाई वड़ाई ना हो। ऐसा नहीं है कि अब भाई जिसका मान लेते हैं पैसा मिला, लास्ट में खेती बाड़ी करी, पैसा मिल गया, अब जो लोग अमीर थे, ज़्यादा जो ताकतवर थे, उन्होंने पैसा रख लिया, गरीबों को दिया ही नहीं, छोटे लोगों को दिया ही नहीं, भले पार्टनर थे। तो फिर उसके बीच में आगे चल के लड़ाई ना हो, इसीलिए सरकार क्या करती है कि उसमें सहकारी कृषि के लिए उसमें छोटा सा एक अपना संस्था बना देती है, जिससे कि वो लोग आप आसानी से कोई आगे लड़ाई ना हो। ठीक है, उसके बाद हमारा ये चीज़ कहाँ ज़्यादा होती है, पूंजीवादी देशों में इसको हम देख सकते हैं ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद हमारा एक आता है सामूहिक कृषि। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस में ये आता है, देखिए इसके अंदर भी सेम यही है। सामूहिक कृषि में भी यही होता है कि भाई एक सरकार, लोगों द्वारा एक क्या बनाएंगे हम, किसानों द्वारा एक संगठन बना लिया जाता है, समूह बना लिया जाता है, और उस पर जो कृषि का भार है उसको बांट दिया जाता है, और उससे हर किसान को उसके कार्य के एवं लागत के हिसाब से भुगतान मिलता है। यानी कि जो भी बंदे ने लगाया, मेहनत करी तो उसको पैसा मिलेगा, उसने अगर अपना सामान दिया तो पैसा मिलेगा, मतलब जो भी उसके अकॉर्डिंग बैठता है उसको वो मिलेगा। ठीक है, मान लेते हैं अगर उसने ट्रैक्टर दिया अपना, पैसा मिलेगा। उसके बाद एक बंदा कह रहा भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खाली आपके पास ले लिया करके यहाँ पर मजदूरी करूँगा, तो उसको पैसा मिलेगा, बट उनके काम के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया आप लोगों को। दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है, जो दूसरे वाले में हमने पहले पढ़ा था, इसमें सरकार एक क्या बना के देती है हमें, ऊपर से पहले से ही हमें एक संस्था बना के देती है, बट सामूहिक कृषि में ऐसी कोई संस्था नहीं होती। इसमें जितने भी किसान हैं वो खुद पे डिपेंड करते हैं, उसमें जो भी आगे लड़ाई हो, प्रॉफिट हो, वो खुद देखते हैं। ठीक है, इसमें सरकार का इतना इंटरफेयर नहीं होता, पहले होता था बट बाद में इतना जो इंटरफेयर था वो नहीं होता। बेसिकली सामूहिक कृषि में हमारा जो भी सहकारी कृषि की तरह एक यही डिफरेंस बढ़ा है कि उसमें कोई भी सरकार संस्था बनाकर नहीं देती, इसीलिए ये सामूहिक कृषि रह जाती है, सहकारी कृषि नहीं बन पाती। समझ में आ गया आप लोगों को डिफरेंस क्या है, इसमें संस्था काम करती है, संस्था इसमें काम नहीं करती। ये कृषि सोवियत संघ के अंदर होती है, पढ़ा होगा आप लोगों ने सोवियत संघ कहाँ है हमारा, तो उसके अंदर ज़्यादा होती थी, अब रशिया के अंदर बहुत होती है, उसका जो उत्तराधिकारी है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा चैप्टर ये। मैं आज इसको यहीं रोक देता हूँ, और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, मैं पहले आपको बता दूँ कि इस चैप्टर में जो मेन चीज़ें थी वो आप लोगों ने कवर कर ली हैं, इसमें आप कुछ नहीं बचा। जो मेन है, जो 3 नंबर 5 नंबर में पूछा जाता है, वो कुछ नहीं बचा है। तो आप लोगों को क्या करना है, जितनी भी मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं, चाहे वो हमारा पशुधन ये हमारा चलवाती प्रसारण हो, मिश्रित कृषि हो, या हमारा भूमध्य सागरीय कृषि हो, या फिर हमारा ये रोपण कृषि हो, या और भी हमारा टॉपिक जो मैंने आपको डेयरी कृषि कराया, और ये सब चीज़ें हमें क्या करनी है, इनको तरीके से सॉल्व करना है। दोबारा से आपको अपने घर पे जा कर के देखना है इन चीज़ों को। ठीक है, बाकी जो भी अगर आपको कोई भी क्वारी लगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जो हमारा थर्ड पार्ट आएगा उसकी थोड़ा सा वेट करिए, उसमें हम आपको आफ्टर टुमारो मैं उसको आपका जो अगला पार्ट होगा जिसमें हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो हम उसको पढ़ेंगे वो मैं आपको उसमें डिस्कस कराऊंगा। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर हमारा जो वीडियो उसको आप आगे तक पहुंचाएं, और हमारा जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आप आने वाली वीडियो के लिए पहले से ही अलर्ट हो जाएं। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।